हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना। वित्तीय विवरण पत्र किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय विवरण पत्र का अर्थ या परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी की कोई ऐसी रिपोर्ट या फिर कोई ऐसी लिस्ट जिसमें कि कंपनी की हमें सच्चाई के बारे में पता लगे कि वास्तव में उसकी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ना। किस तरीके के कंपनी के मान लो पिछले साल प्रॉफिट कमा रही थी या फिर अभी की स्थिति को अगर हम कंपेयर करें तो वास्तव में ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही है। तो इसको बोलते हैं वित्तीय विवरण पत्र, यानी कि जिसमें कंपनी की हमें एक्यूरेट कंडीशन पता चलती है ना। एक्यूरेट कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है कि वास्तव में उसकी फाइनेंस से रिलेटेड, उसकी पैसे से रिलेटेड चीज़ें जो हैं कि क्या वो सही तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अब वित्तीय विवरण पत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखो, वित्तीय विवरण पत्र हमेशा मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। वित्तीय विवरण पत्र का वित्त से मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, तो मौद्रिक यानी कि मनी से रिलेटेड चीज़ों को ही दिखाया जाएगा इसमें, है ना। ये वे गुणात्मक पहलुओं की अनदेखी करते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया, गुणात्मक का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात इसमें नहीं की जाती है। किसी की ईमानदारी की बात करें हम, ईमानदारी की इसमें बात नहीं की जाती है। किसी बेईमानी की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती। इसमें क्या चीज़ें आएंगी जो पैसे से रिलेटेड होगी, जिनको हम काउंट कर सकें। अनकाउंटेबल चीज़ें इसमें नहीं आती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो गैर मौद्रिक घटनाएं वित्तीय व्यवहारों के दायरे में नहीं आती है। गैर मौद्रिक कौन सी, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी वो इसमें नहीं इंक्लूड करी जाती हैं। वित्तीय विवरण पत्र एक हमेशा निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा। अब आप अगर प्रॉफिट या लॉस जानना चाहो कंपनी का किसी का, है ना, या फिर आप अपनी ही कंडीशन जानना चाहो तो भाई कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा ना आपको, कि मुझे एक वर्ष का क्या कहते हैं, एक वर्ष का प्रॉफिट जानना है या फिर एक वर्ष में मुझे कितना लेन देन किया मैंने वो जानना है ना। तो इसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करना होगा आपको। उन्हें उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए जिसके लिए वे तैयार की हैं। अब देखो कि जिस उद्देश्य के लिए हमने काम किया था, क्या वो वास्तव में ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर उसके हिसाब से हमें हमारे जो ऑब्जेक्ट थे, हमने जो उद्देश्य था हमारा, क्या उसको अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अनावश्यक और भ्रामक खुलासे से बचना चाहिए हमें। वे सभी प्रासंगिक और भौतिक चीजें होती हैं, यानी कि जो चीजें इससे व्यापार से हमारे से रिलेटेड ही नहीं है, उन चीजों को तो हमें इसमें दिखाना ही नहीं है। उन्हें जनता को सूचित किया जाना चाहिए कि सच्चाई के बारे में करनी है हमें यहाँ पर, और सच्चाई ही हमें सामने वाले लोगों के सामने क्या करनी है, प्रेजेंट करके चलना है। उन्हें किसी उद्यम के प्रदर्शन, स्थिति और प्रगति और संभावना के बारे में पूरी और सटीक जानकारी देनी चाहिए। अब देखो, सबसे मेन पॉइंट अगर हम बात करें तो वित्तीय विवरण में कंपनी के हर एक पहलू की बात की जाती है। कंपनी के हर एक पहलू की बात की जाती है। जो लोग वित्तीय विवरण तैयार करते हैं ना और प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पूर्वाग्रहों को, तथ्यों को विकृत करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कि पहले जो हो चुका है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पहले जो हो चुका है ना उसको आप जरूर दिखाओगे इसमें, क्यों, जिससे कि लोग सामने वाला अभी की कंडीशन, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे करेंट कंडीशन की बात करें और प्रीवियस की, जिससे कि वो कंपेयर कर सकें कि पहले किस लेवल तक काम कर रहे थे और अब किस लेवल तक काम कर रहे हैं, पहले हमारी कंडीशन क्या थी और अब क्या है। वित्तीय विवरण पत्र ऐतिहासिक होते हैं। अब देखो, पूर्वाग्रहों को, तथ्यों को हमें विकृत नहीं करना है। विकृत का मतलब उनको अनदेखा नहीं करना है। तो ऐतिहासिक ही होंगे क्योंकि पुरानी चीजों से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी हमारी सारी चीजें, क्योंकि वे हमेशा पिछले प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं कि पहले हमारी कैसी परफॉर्मेंस थी उसको प्रकट करते हैं वित्तीय विवरण हमारे, है ना। इसलिए वे भविष्यवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते, वो फ्यूचर को लेकर नहीं चलते। वो क्या, प्रीवियस में जो हो चुका है ना उसको लेके ज्यादा उत्सुक रहते हैं ना, कि प्रीवियस चीजें जो हो चुकी है उनको दिखाना है हमें, उनको रिलेट करके चलना है। उन्हें पिछले बयानों या समान चिंताओं या उद्योगों के आसानी से तुलनीय बनाना है। अब देखो, फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर और करेंट की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके चलना है कि हमारी पहले कंडीशन क्या थी, प्रीवियस कंडीशन हमारी क्या थी, और करंट में हमारी कंडीशन क्या, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बोल सकते हैं इसको, है ना। प्रेजेंट और करंट की कंडीशन को हमें, प्रीवियस और करंट की कंडीशन को हमें यहाँ पे कंपेयर करके चलना है।
अब विशेषताओं में और देख लेते हैं। उन्हें एक वर्गीकृत तौर में तैयार किया रूप में तैयार किया जाए ताकि एक बेहतर और सार्थक विश्लेषण किया जा सके। अब देखो, अगर हम चार चीजों को एक जगह दिखाने की अपेक्षा इन चारों को हम डिवाइडेशन फॉर्म में दिखाएंगे कि इसका मतलब ये है, इसका ये, तो कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों को ये सारी चीजें आसानी से पता चल पाएंगी, इनका मीनिंग आप आसानी से पता चल पाएगा। तो क्यों ना ज्यादा हौच पौच करने की बजाय हम उनको क्लासीफाई कर दें अच्छे तरीके से, जिससे कि जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो हमारी कंपनी पैसा लगाना चाहते हैं, उनको हमारी सही जो स्थिति के बारे में पता चल सके। वित्तीय मंतव्यों को तैयार करना चाहिए और सही समय पर प्रस्तुत करना चाहिए। उनकी तैयारी में देरी से इन बयानों का महत्व और कम हो जाएगा। क्यों कि मतलब जब वित्तीय वक्तव्य का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो हमें एडवाइस देने वाले लोग हैं ना, उनको सही सही समय पर लाना चाहिए और उनकी एडवाइस को मान लेना चाहिए, जिससे कि जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में देरी होगी वो कम हो जाएगी एक तरीके से, है ना, और सही तरीके से हम अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। वित्तीय विवरण को व्यक्तिगत निर्णय से उत्पन्न विसंगति और अकाउंटेंट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रक्रियात्मक और विकल्पों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब देखो, इनके पर्सनल डिसीजन नहीं आएंगे इसमें। डिसीजन तो अब देखो, अकाउंटेंट क्या, अकाउंटेंट हमें एडवाइस तो दे सकता है, बट माने ना माने वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, एडवाइस ही तो दे सकता है। तो व्यक्तिगत निर्णय इसमें इफेक्ट नहीं डालते, सीधी सी बात है ना, प्रभावित होना चाहिए उससे। उन्हें कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए कि देखो, लॉ के हिसाब से हमें चलना है, जो रूल्स रेगुलेशन दे रखे उसके हिसाब से चलना है। यदि कोई हो तो प्रपत्र और सामग्री और प्रकटीकरण विधियों में के संबंध में भारत में कंपनी अधिनियम 1956 नहीं है, 2013 है। ठीक है, 2013 के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होते हैं। अगर कोई विसंगति आ भी रही है, कोई नियम नहीं लागू करे और किसी ने कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, तो उसको 2013 कंपनी एक्ट के रूल मानने पड़ेंगे। वित्तीय वक्तव्य में सामान्यतः स्वीकार्यता और समझ होनी चाहिए कि देखो, यह केवल उनकी तैयारी को कुछ आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को लागू और करके प्राप्त कर किया जा सकता है। अब जैसे कि देखो, अगर हम बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर की, यानी कि वित्त से रिलेटेड हमें कोई सलाह देने वाले लोग हैं, तो उनकी एडवाइस, अब उनसे हमने सलाह ली तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एडवाइस नहीं मानी जाएगी उनकी, तो कुछ ना कुछ तौर पर उनकी एडवाइस भी हमें मान के चलना चाहिए। ठीक है, और पढ़ लेते हैं कि वित्तीय और विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना। कि वित्तीय विवरण हमें क्या करता है कि फाइनेंस से रिलेटेड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जिनके पास सूचना प्राप्ति का अधिकार है, योग्यता है और साधन सीमित हो, ऐसे व्यक्तियों की सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत वित्तीय विवरण ही होता है। यहीं से वो सारी जानकारी को एकत्रित कर पाते हैं। अब मान लो सामने कंपनी के 4 लोगों के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी का तुमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो उससे तुम्हें पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि यहाँ से छुपाया जा सके। अब कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि लाभ अर्जन क्षमता के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। अगर हमने किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी एक साल में 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, तो वित्तीय विवरण से हमें ये जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कि इनका उद्देश्य क्या होता है, एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना, कि जिससे कि संपत्ति कितनी है किसी कंपनी के पास, उसके पास लायबिलिटी, दूसरों का, बाहर वालों का कर्जा कितना है, इस चीज की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है वित्तीय विवरण पत्र से। प्रबंधकों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। अब प्रबंधक क्यों बोलते हैं, मैनेजर, इनको आप बोल सकते हैं मैनेजर। मैनेजर भी तरह तरह के डिसीजन लेते रहते हैं व्यापार में बीच बीच में, तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेते हैं ये, कि कितनी हमें सप्लाई करनी है और कितने हमें साधन को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके चलना है। अब अगर हम बात करें विश्लेषण सूचना प्रदान करना, कि प्रोवाइड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, के विश्लेषण सूचना प्रदान करने का मतलब क्या हो गया, कि किसी कंपनी की अगर हम बात करें, एक निश्चित अवधि में संस्था की लाभ अर्जन शक्ति का अनुमान लगाना है हमें, कि वास्तव में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है कंपनी, है ना, उसका अगर हमें इवेल्युएशन करना है। अगर मान लो हमने प्रीवियस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और करंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हमें कंपेयर करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करके ही पता कर सकते हैं। तो एनालाइज करने में भी ये हेल्प करता है हमें। वित्तीय पूर्वानुमान में भी सहायता करता है, कि फोरकास्ट करने के फ्यूचर में हमें आगे क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसके लिए भी ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है, कि विश्वसनीय वित्तीय पूर्वानुमान लगाया जा सके, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ, आगे फ्यूचर में हमें कितना बाहर से पैसा लेना है, या फिर कितना, या फिर हम अपने हिसाब से काम चला सकते हैं। रोकड़ प्रभाव
विवरण पत्र की जानकारी। रोकड़ प्रवाह का मतलब कितना कैश का फ्लो हुआ, कितना कैश का फ्लो हुआ, कि कैश का कितना आना या कितना जाना हुआ, वो सारी चीजों की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। विनियोजकों को रोकड़ प्रवाह का भावी अनुमान लगाने और तुलना करने और मूल्यांकन करने की राशि। अब विनियोजक कौन होते हैं? इन्वेस्टर, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला, लगाने वाला व्यक्ति। तो वो तो तब लगाएगा ना जब कंपनी के बारे में उसको सही जानकारी मिल जाएगी। और सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी, उसको वित्तीय विवरण पत्र से मिलेगी, है ना। तो रोकड़ प्रवाह की जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है। समाज को प्रभावित करने वाली क्रियाओं का भी ज्ञान हो जाता है हमें, कि नॉलेज ऑफ एक्टिविटी अफेक्टिंग सोसाइटी, के सोसाइटी पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, वो ऐसी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है जो कि निश्चित हो और जिन्हें नापा जा सके। अब ऐसी गतिविधियों को तो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते जिनको कि हम क्वांटिफाई ना कर सकें, है ना। और पहले भी डिस्कस किया गया था इसकी विशेषताओं में कि इसमें क्या गुणात्मक चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें, यानी कि नेचर की बात करें, तो कैसा होता है, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार वित्तीय विवरण प्रबंध द्वारा व्यवसाय की प्रगति के वास्तव में कितना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा व्यवसाय, कितना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा व्यवसाय, उसकी समीक्षा रिपोर्ट और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि प्रोग्रेसिव कितना सही तरीके से काम कर रही है हमारी कंपनी। व्यवसाय में विनियोजन की स्थिति और विचाराधीन अवधि के दौरान प्राप्त परिणामों का वर्णन करता है कि देखो कितने लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और आगे फ्यूचर में कितने लोग की संभावना है कि वो हाँ हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के उत्सुक हैं। ये लिपिबद्ध तथ्यों, लेखांकन सिद्धांतों और व्यक्तिगत निर्णयों का संयोजन प्रतिबंधित करते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से डिसीजन लेके चले हैं। ये हमारी प्रकृति, वित्तीय विवरण पत्र की प्रकृति के अंतर्गत देखा जाता है। अब अगर हम बात करें अभिलिखित तथ्य की, यानी रिकॉर्डेड फैक्ट की बात करें, तो वित्तीय विवरण हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं। इससे संस्था की वर्तमान स्थिति की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, सबसे पहली बात तो व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन जो हम लेखा पुस्तकों में उनके लागत मूल्य और क्रय मूल्य पर ही करते हैं, ना कि मार्केट मूल्य पर करते हैं। तो एक फैक्ट तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। अभिलिखित तथ्य का मतलब ये हो गया कि उसकी ऐतिहासिक लागत को लेके चल रहा हमें, है ना। वित्तीय विवरण पत्र ऐतिहासिक लागत पर आधारित होता है, ना कि ये मार्केट मूल्य पर आधारित होता है। ऐतिहासिक लागत बोल सकते हैं या फिर हम लागत मूल्य बोल सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हम कितने रुपए हमने उस पर लगाए थे या कितने में हम उसको खरीद के लाए थे। परिणाम स्वरूप एक निश्चित अवधि के पश्चात ही इनकम और व्यय की बात करें या संपत्ति और दायित्व की जानकारी लेखा पुस्तकों में दर्ज अभिलिखित तथ्य के आधार पर ही प्राप्त हमें हो पाती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेखांकन की अवधारणा और परंपराएं की, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन की बात करें। लेखा पुस्तकों में जो व्यवहारों को दर्ज करते समय हमें दो तरीके से करने होते हैं ना, कौन कौन से, कि सत्ता और अस्तित्व की अवधारणा में व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी और प्रबंधक के अस्तित्व से प्रकट होता है कि व्यवसाय का मालिक अलग होता है और व्यवसाय का प्रबंधक अलग होता है। यानी कि सीधी सी बात है, इसका मतलब हो गया कि बिजनेस हमारा अलग है और उसका ओनर अलग है, ठीक है। ये 11th की बुक में एक जगह लिख रखा भी है, जब जहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात की गई है ना, तो वहां पे साफ साफ दे रखा है बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का ओनर अलग है। मुद्रा मापन, और एक और है कि मनी मेजरमेंट में केवल उन्हीं लेनदेनों को हमें लेके चलना है जो कि जिसको कि मुद्रा में माप सके, जिसको कि मनी में मेजर कर सके, उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे लेके चलना होता है। अब देख लेते हैं क्या क्या इसके गुण और विशेषता होनी चाहिए एक अच्छे आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कि सबसे पहले तो ये सरल होना चाहिए, सरलता, यानी कि वित्तीय विवरण पत्र में सरलता का गुण होना परम आवश्यक है। अब देखो अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना ऐसे बनाया कि सामने वाले लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो क्यों हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, क्यों वो इंटरेस्ट दिखाना चाहेंगे हमारी कंपनी में, है ना। जिससे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सके। ऐसा हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके चलना है, ना ही ज्यादा बड़े आकार का लेके चलना और ना ही ज्यादा छोटे आकार का, है ना, लेके चलना है हमें। अब पूर्णतः कुछ ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम उसको छुपा सकें। आधी अधूरी जानकारी या गुमराह करने वाली जानकारी उसमें हमें नहीं लिखनी चाहिए। और विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो केवल वही आंकड़े दिखाने चाहिए और तथ्य सम्मिलित करने चाहिए जो कि हमारी एक्यूरेसी को, हमारी रिलायबिलिटी को बता सकें, एक्यूरेसी या फिर रिलायबिलिटी को हमारी को दिखाते हैं, है ना।
अनावश्यक चीजों को हमें इसमें नहीं प्रस्तुत करना है। एक्यूरेसी की बात करें तो देखो, एक्यूरेसी मैंने यहीं पे बता दिया कि वित्तीय विवरण पत्रों में आंकड़ों में शुद्धता होनी चाहिए। आंकड़े ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि कंडीशन हमारी कुछ और है और सामने वाले लोगों को हम प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं, है ना। बोधगम्य का मतलब होता है इंटेलिजिबल। कि वित्तीय विवरण पत्र में दी जाने वाली सूचना सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। इनकी भाषा गैर तकनीकी होनी चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। ये पहले पॉइंट में ही हमने कवर कर लिया था। गैर टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने हमें इसमें, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने, है ना। ज्यादा ही खतरनाक वर्डों को यूज नहीं करना हमें जिससे कि सामने वाले लोग न समझ पाए, है ना। ऐसी चीज का यूज हमें नहीं करना है इसमें। रेलिवेंस की बात करें हम यहाँ पे, अनुरूपता की बात करें तो वित्तीय विवरण पत्र व्यवसाय के हिसाब से होना चाहिए। किस तरीके का व्यवसाय कर रही है उसी रिलेटेड हमारा वित्तीय विवरण पत्र होना चाहिए। अतः इसे तैयार करते समय में सही आंकड़े दिखाने चाहिए और ऐसे आंकड़े प्रासंगिक न हो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। अब जो व्यापार से रिलेटेड आंकड़े ही नहीं है उनको तो क्या है, हमें छोड़ के चलना है, जो रिलेटेड है उनको लेके चलना है। इनमें उद्देश्य के अनुरूप आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस उद्देश्य से हम अपनी कंपनी को स्थापित किए थे उसके हिसाब से ही हमें जो वो चलना पड़ेगा। तत्परता की अगर हम बात करें, प्रॉम्प्टनेस की, तो वित्तीय विवरण पत्र तत्परता से तैयार कर शीघ्रता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने वित्तीय विवरण पत्र तैयार कर लिया तो पिछली सूचनाओं के हिसाब से किया होगा, अब 4 महीने बाद इसको प्रकाशित करेंगे तो 4 महीने बाद तो हमारी व्यवसाय की कंडीशन कुछ और होगी, है ना। तो जब भी तैयार कर लिया तभी उसको प्रकाशित कर देना चाहिए, विलंब से नहीं करना। अगर हम विलंब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका महत्व कम हो जाएगा। सही वित्तीय स्थिति का चित्रण भी करेगा ये। वित्तीय विवरण पत्रों में सही महत्वपूर्ण सूचनाओं और तथ्यों को हमें सम्मिलित करके चलना है ना। यूज ऑफ शेड्यूल्स के वित्तीय विवरण पत्र में सूचना स्पष्ट रूप से अनुसूचियां, तालिका और अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है जिससे कि लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ सके। आकर्षक की बात करें तो अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए उसमें, अच्छे अच्छे चार्ट और ग्राफ्स के यूज करके हमें उसको दिखाना चाहिए। हमारा वित्तीय विवरण पत्र तुलनीय भी हो, यानी कि उसको कंपेरेटिवली बना सके कि प्रीवियस से अगर किसी कोई करंट को कंपेयर करना चाह रहा है हमारे वित्तीय विवरण पत्र को तो आसानी से कर सके। उसको एनालाइज करना भी ठीक ठाक हो, सरलता पूर्वक उसको एनालाइज कर सके, सामने वाले लोग समझ सके कि उसमें ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी टर्म यूज कर सकी हो कि हम उसको समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, है ना। संक्षिप्त की बात करें, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। विस्तृत आंकड़े विश्लेषण में कठिनाई उत्पन्न करते हैं कि ज्यादा ही हमें 10 आंकड़े उपलब्ध करने की अपेक्षा अगर 2 से काम चल सकता है तो 2 को ही प्रेजेंट करो ना, है ना। 10 जगह लिखने से उनसे क्या मतलब है। एब्सेंस ऑफ एम्बिगुटी यानी कि द्वि अर्थ का अभाव। वित्तीय विवरण पत्र ऐसी सूचनाओं तथ्यों को नहीं दर्शाना चाहिए जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो, है ना। अगर एक से ज्यादा अर्थ निकल रहा है किसी भी चीज के तो सामने वाले लोग कुछ और समझे और हमारा कहने का मतलब कुछ और था, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय विवरण पत्र में यही सब था।